हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव किरणों के गुणों को। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के गुण। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी अर्थात रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझाया था। साथ ही साथ आपको बताया कि रेडियो एक्टिव किरणें तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा, जो किसके माध्यम से इसको क्लासिफिकेशन किया गया था बच्चों, रदरफोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए पहले मैं कल का थोड़ा टॉपिक आपको समझाऊंगा रेडियो एक्टिवता का, ताकि इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए स्टैंड, रेडियो एक्टिवता की जो खोज हुई थी बच्चों, वो हुई थी सन 1896 में। ठीक है, और जिन्होंने इसको खोजा था बच्चों, उनका नाम था जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रांस के वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुरेल। क्या थे बच्चे? हेनरी बैकुरेल। उन्होंने क्या देखा बच्चों कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ आदर्श किरणें स्वतः ही उत्सर्जित हो रही थी, और जिनकी भेदन क्षमता क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इन आदर्श किरणों को बच्चों उन्होंने क्या कहा था? रेडियो एक्टिव किरणें कहा था। चलिए स्क्रीन पर समझाता हूँ स्टैंड। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, इसी को आप बाद में समझाऊंगा, पहले इसके रियल फील्ड को समझे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। ठीक है स्टैंड, देखिए स्टैंड, ये घटना है सन 1896 की। किसके माध्यम से बच्चों? हेनरी बैकुरेल। ठीक है स्टैंड, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने क्या देखा सन 1896 में बच्चों? एक सब्सटेंस, जैसे मैं आपको अभी आप नाम ले रहा था, यूरेनियम। क्या था बच्चों? मान लीजिए यूरेनियम कोई सब्सटेंस है। ठीक है, इन्होंने देखा कि इससे कुछ आदृश्य किरणें बच्चों स्वतः ही उत्सर्जित हो रही थी, और इनकी जो भेदन क्षमता थी बच्चों, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या कर रही थी बच्चों? प्रभावित कर रही थी। ठीक है, तो इन किरणों को, और ये कौन सा सब्सटेंस, इसकी बात याद रखें, ये बच्चों यूरेनियम। ठीक, क्या बच्चों? यूरेनियम। ठीक है, तो इन किरणों को उन्होंने क्या कहा था बच्चों? रेडियो एक्टिव किरणें कहा था, रेडियो एक्टिव रेस कहा था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। सन 1896 में हेनरी बैकुरेल ने देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ आदर्श किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, और इनकी भेदन किसी चीज को भेदने की क्षमता क्या है? बहुत ज्यादा है, अर्थात इनकी जो भेदन क्षमता थी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और इन किरणों को उन्होंने क्या कहा था बच्चों? इन किरणों को उन्होंने कहा था रेडियो एक्टिव किरणें। क्या कहा था बच्चों? रेडियो एक्टिव किरणें कहा था। जैसे कि ये चीज मैंने आपको कल भी आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, रेडियो एक्टिव किरणें कहा था स्टैंड। ठीक है, अच्छा, अब स्टैंड, रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने इन किरणों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो देखना ये चाहते थे कि इन किरणों पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, अर्थात इन किरणों का वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है। याद नहीं, कहने का मतलब ये है कि इन रेस का, यानी ये जो रेडियो एक्टिव रेस देख रहे हैं, रेडियो एक्टिव किरण आप देख रहे हैं, इनका वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बिहेव देखना चाहते थे, इनका बिहेवियर देखना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बच्चों? जैसे किरणें निकलनी थी, देखो सेम प्रोसेस बच्चों ये है, जो सेम ये प्रोसेस है वही है, सेम प्रोसेस यही, इसके अंदर जो पदार्थ रखा है वो यूरेनियम रखा है। क्या बच्चों? ये यूरेनियम रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या कर दिया कि इन किरणों के दोनों ने क्या कर दिया बच्चों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब है कि इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेट, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट जब यहाँ पर रखी, ध्यान से समझे बच्चों, जब दोनों ये प्लेटें रखी इन्होंने इन किरणों के, तो देखा उन्होंने कि कुछ किरणें ऐसी थी वो पॉजिटिव प्लेट की ओर को झुक गई, और कुछ किरणें ऐसी थी बच्चों वो नेगेटिव प्लेट की ओर झुक गई। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किरणें सीधी जा रही थी। ठीक है, जब इन किरणों के बीच में दोनों क्या रखा? प्लेटें रखी, एक पॉजिटिव प्लेट, दूसरी नेगेटिव प्लेट। तो किरणें क्या हुई बच्चों? कुछ किरणें ऐसी थी जो पॉजिटिव प्लेट की ओर झुकी, कुछ किरणें ऐसी जो नेगेटिव प्लेट की ओर झुकी, और कुछ किरणें ऐसी थी बच्चों वो किधर भी नहीं झुकी, यानी वो सीधी ही निकल रही थी। बात समझ आप लोगों को? ठीक है, अच्छा बच्चों, हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है, यानी इसे धनावेशित प्लेट है, तो जाहिर सी बात है इन किरणों पर कौन सा चार्ज होगा? इन किरणों पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन किरणों में कुछ किरणें ऐसी थी जो नेगेटिव चार्जेड थी, कुछ किरणें ऐसी थी जो पॉजिटिव चार्ज थी, और कुछ किरणें ऐसी थी बच्चों उन पर किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं था। जिन किरणों पर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव प्लेट की ओर को झुक गई, जिन किरणों पर पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव प्लेट की ओर झुक गई, और जिन किरणों पर कोई चार्ज नहीं था वो बिल्कुल सीधी निकल रही थी। यानी कहने का मतलब ये है कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से जो किरणें उत्सर्जित होती हैं, अर्थात रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित होती हैं, उन पर चार्ज भी होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज भी होता है, मतलब आवेश भी होता है। कुछ उसमें धनावेशित किरणें होती हैं, ठीक है, कुछ उसमें ऋणावेशित किरणें होती हैं, और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर को झुकी थी, ठीक है, उनको उन्होंने कहा था बच्चों बीटा किरणें। क्या कहा था बच्चों? बीटा किरणें कहा था। ठीक है, और इन पर चार्ज कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की ओर जा रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों विपरीत चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अपनी ओर को अट्रैक्ट करते हैं।
बात समझ आ रही है? यानी दो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर कौन सी किरण जा सकती है, नेगेटिव चार्ज वाली किरण ली जा सकती है, पॉजिटिव वाली नहीं जा सकती। सेम इसी प्रकार बच्चों ये नेगेटिव प्लेट है तो कुछ किरण आप देख पा रहे हो इधर की ओर को झुक रही हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये नेगेटिव प्लेट है तो इन किरणों पर डेफिनेटली क्या चार्ज होगा बच्चों, प्लस चार्ज होगा। और जब प्लस चार्ज होगा तो इनको इन्होंने क्या कहा था बच्चों, अल्फा किरणें कहा था। क्या कहा था, अल्फा किरणें। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। और जो किसी प्लेट की ओर को नहीं जो क्या था वो सीधी निकलती, उनको उन्होंने कहा था बच्चों गामा किरणें। क्या कहा था बच्चों, गामा किरणें। ये गामा किरणें का बच्चों रिप्रेजेंट है, इन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इन तीनों किरणों के बारे में गुणों को पढ़ेंगे, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों गुण क्या होते हैं। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ और इसको देखिए स्क्रीन पर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे बच्चों गामा किरण, सॉरी अल्फा किरणों के गुण। देखिए अल्फा किरणों को अल्फा जो किरण है, अल्फा किरण का इसको अल्फा कण कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों बीटा तथा गामा किरणों की अपेक्षा अल्फा कण बहुत भारी होता है। भारी होने की वजह से अल्फा किरण कहकर किसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा कण कहते हैं। चलिए समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो पहले प्रॉपर्टी हम लिखेंगे अल्फा कण की। अल्फा कण में क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से देखो, अल्फा कण, ठीक है। अभी नेगेटिव प्लेट की ओर आ रहे हैं तो कैसे कण है बच्चों, ये धनावेशित कण होते हैं। यानी अल्फा कण कैसे होते हैं बच्चों, धनावेशित कण होते हैं। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, ये धनावेशित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये धनावेशित होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, देखिए बीटा कण के लिए यहाँ पे बीटा कण को देख लेते हैं। तो बीटा कण देखिए आप किधर जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट को जा रहा है, तो जाहिर सी बात इन पर क्या होगा, इन पर नेगेटिव कण होगा। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं बच्चों, ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये ऋणावेशित होते हैं। तो लिखेंगे ये क्या होते हैं बच्चों, ऋणावेशित होते हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए है ना। क्या होते हैं बच्चों, ये ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा गामा किरणें की बात करें, इन पे मतलब ये तो प्लस की ओर भी ना माइनस की ओर, किधर की ओर को भी नहीं झुक रही है किरणें। तो ये किरणें कौन बच्चों, इन पे कोई भी आवेश नहीं होता। अच्छा ये क्या बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, आवेश रहित होती है। क्या होती है बच्चों, ये क्या तो उदासीन होती है। कैसे होती है, ये उदासीन होती है। कैसी होती है बच्चों, उदासीन होती हैं, उदासीन होती हैं, अर्थात इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा बात करते हैं इन पर चार्ज कितना होता है। तो अल्फा कण पर जो चार्ज होता है बच्चों, चलो पहले विक्षेप की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए चलो पहले चार्ज को ही समझा देता हूँ। तो अल्फा कण पर जो चार्ज होता है बच्चों, अल्फा कण पर जो चार्ज होता है, अल्फा कण पर जो चार्ज होता है बच्चों, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है बच्चों, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। यानी अल्फा कण के अंदर क्या होता है बच्चों, दो प्रोटॉन होते हैं, दो ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी जब इसमें से इसको घटाओगे, चार में से दो घटाओगे तो कितना आएगा, दो आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो कहने का मतलब इसके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 9। यानी अल्फा कण होता है बच्चों, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। और इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है बच्चों, +2e के बराबर होता है, +2e के बराबर। जहाँ 2 और e का कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है, 19 कूलाम। तो एक कुल मिला कितना हो गया प्लस का बच्चों, स्टैंड ये हो गया आपका 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो अल्फा कण पर बच्चों कितना चार्ज होता है, 3.2, ठीक है, 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जबकि अगर बात करें बीटा कण पर, तो बीटा कण पर जो चार्ज होता है बच्चों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, ठीक है। तो ये रही आवेश की बात। और बात करते हैं हम बच्चों गामा किरणों पर। तो गामा किरणों क्या होती है बच्चों, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी इन पर जो क्यू की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। इन पर क्यू का मान कितना होता है, 0 होता है। इस पर क्यू का मान कितना होता है, इस पर जो क्यू का मान वैल्यू होती है इस टाइम पर कितनी होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जबकि अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो दो गुण आप समझ गए। पहली बात तो ये धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। आवेश इस पर कितना होता है, इतना होता है, इस पर इतना, जबकि इस पर कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। अच्छा तीसरी अगर बात करता हूँ मैं, तो ये चार्ज के बारे में इसका दूसरा गुण था, ठीक है, ये दूसरा गुण है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं बच्चों इसके अब तीसरे गुण की। तीसरा गुण क्या देखिए ध्यान समझें। ये क्या होता है बच्चों, ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, विक्षेपित। विक्षेपित होने का मतलब यानी ये देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ वैद्युत क्षेत्र पे, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये प्लस वाली प्लेट है, ये माइनस वाली प्लेट है। वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर को होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, ऐसी होगी, ठीक है। तो कुछ किरणें जा रही हैं प्लस की ओर जा रही हैं, कुछ किरणें माइनस की ओर को जा रही हैं। तो देखो ये दोनों किरणें अल्फा और बीटा क्या हो रही हैं, विक्षेपित हो रही हैं, जबकि आपकी गामा किरणें विक्षेपित नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो जाती हैं। तो विक्षेपित तो दोनों हो जाती हैं, बस कौन विक्षेपित नहीं होता, गामा किरणें विक्षेपित नहीं होती हैं। तो लिखेंगे ये
वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है बच्चों, विक्षेपित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, क्षेत्र में क्या होती है बच्चे, विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, ये भी विक्षेपित हो जाती है। बीटा भी आप देख पा रहे हो, बीटा के अंदर विक्षेपित हो रही हैं, तो ये भी हो जाती है बच्चे, विक्षेपित हो जाती है। इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये विक्षेपित होती हैं, इसको भी लिख लेते हैं, विक्षेपित होती हैं। ठीक है, जबकि ये विक्षेपित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो लिखेंगे विक्षेपित नहीं होती हैं। ये विक्षेपित नहीं होती हैं। ठीक है मित्रों, तो मेरा आपको समझ में आई होगी। यानी जो अल्फा किरणें होती हैं, जो अल्फा कण होते हैं, ये वैद्युत चुंबकीय में विक्षेपित होते हैं। ठीक है, जब और बीटा किरणें जो आप देख पा रहे हो, ये भी विक्षेपित होती है, ये भी झुकनी है। जबकि जो आपकी गामा किरणें होती हैं, जो गामा किरणें होती है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसकी चौथी बात क्या बच्चों, इनकी आयनीकरण क्षमता की बात कर रहे हैं। आयनीकरण क्षमता, तो आयनीकरण क्षमता बच्चों इसकी अल्फा कण की सबसे ज्यादा होती है। आयनीकरण क्षमता क्या होती है बच्चों, अगर अल्फा कण को किसी एटम पर डाला जाए, अल्फा जैसे मान लीजिए कोई मैं एटम बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए ये क्या एटम है। ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, मान लीजिए अल्फा कण मैंने इस पर डाल दिया, इस एटम पर अल्फा कण मैंने डाला स्टैंड। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया इसको अल्फा कण को। ठीक है स्टैंड, तो जब अल्फा कण को इस पर डालूंगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि अल्फा कण होता है बहुत भारी, यानी अल्फा बीटा तथा गामा में अल्फा कण सबसे ज्यादा भारी होता है। अल्फा कण सबसे ज्यादा भारी होता है, और ये भारी होता है इसलिए इसका विक्षेप क्या होता है, देखो बहुत कम होता है, जबकि बीटा कण का विक्षेप इससे ज्यादा है। कैसे देखो विक्षेप, देखो ये गामा किरणें हैं जो बीचों बीच में है, तो इसका विक्षेप इतना है, और जबकि इसका विक्षेप बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अल्फा कण होते हैं बच्चों बहुत भारी होते हैं। ठीक है, और जो बीटा कण होते हैं अल्फा कण से कुछ कम भारी होते हैं, और जो गामा किरणें हैं वो तो बिल्कुल ही भारहीन होती हैं लगभग। ठीक है, तो बात करें, देखिए आयनीकरण क्षमता की बात कर रहा था, तो देखो अल्फा कण को जब इस एटम पर मैं डालूंगा तो करेगा कि अल्फा कण इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु क्या हो जाएगा बच्चों, आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आयोनाइज हो जाएगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बात समझिए आप लोगों को, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आयनीकरण क्षमता होती है बच्चों अल्फा कण की सबसे ज़्यादा होती है। बीटा कण की आयनीकरण क्षमता इससे कम होती है, क्योंकि बीटा कण थोड़ा क्या होता है, हल्का होता है, ये इसको आयोनाइजेशन इसको नहीं कर पाता, इसको आयोनाइज नहीं कर पाता। जबकि बीटा कण गामा कण की जो आयनीकरण क्षमता होती है वो बिल्कुल बहुत कम होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो इसकी जो आयनीकरण क्षमता होती है अल्फा कण की बहुत ज़्यादा होती है। आयनीकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसको आयन बना देगा, पर इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकाल देगा। कौन, अल्फा कण, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है, यानी ये बहुत भारी है। तो आयनीकरण क्षमता क्या होती है बच्चों, आयनीकरण क्षमता क्या होती है बच्चों, ये अधिक होती है। क्या होती है बच्चों, ये अधिक होती है। किसकी अधिक होती है, किसकी, अल्फा कण की। तो इसकी आयनीकरण क्षमता क्या होती है बच्चों, आयनीकरण क्षमता इसकी क्या होती है, अल्फा से कम होती है। आयनीकरण क्षमता क्या होती है बच्चों, अल्फा से कम होती है। ठीक है, और जो आपकी गामा किरणें हैं इनकी तो आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है। यानी ये लिख देता हूं, आयनीकरण क्षमता, समझ लेना, ही इस गामा के नीचे आ रहा है, आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ आएगी। सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता किसकी है, अल्फा कण की है, उससे कम कौन है, बीटा कण